Hello students, in the last lecture we finished the second part of the chapter number 1, right? Now today we are continuing with the final part of the chapter. Rise of British rule in India. Now students, we had learned up to Dalhousie's policy of annexation. So today I am going to tell you about the economic impacts and the social impacts of the company on India. So first of all we will study about the economic impacts. कंपनी के जो हमारे इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक मतलब पैसे के रिलेटेड जो इफेक्ट्स हुए, इंडिया का इनकम कम हो गया, इंडिया जो पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था वो गरीब देश बन गया, ये सब चीजें जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है। सोशल इम्पैक्ट्स का मतलब हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, दैट इज सोशल इम्पैक्ट्स। जैसे हमारे सोसाइटी में पहले जो इविल्स थे वो सब कंपनी रूल की वजह से धीरे धीरे हटने लगे। सो दिस वाज अ गुड इफेक्ट। ऑल्सो इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ किया, दैट वाज ऑल्सो अ सोशल इम्पैक्ट। सो लेट्स रीड दिस। नाउ व्हेन वी इवेल्युएट द 100 इयर्स ऑफ कंपनी रूल, तो ये जो 100 इयर्स ऑफ कंपनी रूल है 1757 से 1857 तक, स्टूडेंट्स ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1857 यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक था। उस रिवॉल्ट के बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्वीन विक्टोरिया जो उस टाइम की क्वीन थी इंग्लैंड की, उसको ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिलने चाहिए, रूल करने का राइट नहीं मिलना चाहिए। तो 1857 के वॉर के बाद जो 1947 तक ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा, वो क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया को रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं, वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, इसी वजह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, वी यूज्ड टू कॉल द लीडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एज गवर्नर जनरल। और 1857 के वॉर के बाद जो ब्रिटिश रूल है उसमें हम लीडर को वाइसरॉय बोलते हैं। वाइसरॉय वॉज अपॉइंटेड बाय द क्वीन एंड गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये डिफरेंस है पूरा ब्रिटिश रूल ही, लेकिन पहले इट वॉज द रूल ऑफ द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन एंड देन इट वॉज द रूल ऑफ द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो 1857 तक के जो रूल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं अब तक चैप्टर में, तो 1857 यानी लॉर्ड डेलहाउसी के रूल तक जो इंडिया में नुकसान किया ब्रिटिशर्स ने, वो हम पढ़ते हैं। इंडिया विच हैड एन एनवायबल पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रीवियस सेंचुरीज बिकेम मैरिली अ कंट्री दैट प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड एंड अ प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो यहां पे देखिए बंगाल का जो था, तो बिफोर 1857 बिफोर 1757 सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, सिल्क, जूट, शुगर एंड मसलिन, ये सब चीजें पहले इंडिया ब्रिटेन को बेचता था। ठीक है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बंगाल की फेड हो गई बिकॉज ऑफ द ड्यूअल पावर पॉलिसी। ड्यूअल पावर पॉलिसी मतलब ये दूसरा नाम है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वेलेस्ली ने किया था।
और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्लियरली बोला था कि जो आर्मी ब्रिटिशर्स की राजा के पास होगी, इंडियन किंग के पास होगी, इंडियन किंग को उसको खाना खिलाना पड़ेगा और उसके लिए ब्रिटिशर्स को टैक्सेस लेना अलाउ करना पड़ेगा। सो इट वॉज अ ड्यूअल पावर पॉलिसी जिसमें पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द इंडियन रूलर एंड द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स had the power to collect taxes while the Indian ruler had the power to rule the people. अब अगर ब्रिटिशर्स, आप सोचिए, अगर ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करते वक्त किसी को मारते हैं तो इल्जाम किस पे लगेगा? ब्रिटिशर्स पे नहीं लगेगा, रूलर पे लगेगा। लोग अपने रूलर से नफरत करेंगे, ब्रिटिशर्स से नहीं। लोग तो यही सोचेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स हमसे टैक्स लेने आए तो उनको हक किसने दिया? हमारे ही रूलर ने दिया। रूलर की गलती है एंड इट इज ट्रू, नॉट रॉन्ग। So the dual power policy was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab of Bengal. So the British got the power without any responsibility and the Nawab had responsibility without any power. नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन पावर नहीं था। ब्रिटिशर्स के पास पावर था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सो दिस इज नोन एज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ruined Bengal economically. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. इंडियन पीजेंट को डेप्टर बना दिया कंपनी के रूल ने। तो आफ्टर 1757 इंडिया ओनली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल and was a market for British goods. तो स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया सिर्फ एक मार्केट था और एक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर था। इंडिया से ये लोग कॉटन सस्ते में खरीदते थे और ब्रिटेन में लेके जाके उसी में से मैनचेस्टर की इनकी कंपनीज सस्ती शर्ट बनाती थी, सस्ते शर्ट और पैंट बनाते थे और वही शर्ट और पैंट ये इंडिया में आके बेचते थे हाई प्राइस पर। तो आप समझ सकते हो, कॉटन इंडिया का जो यहां के फार्मर से ये लोग लो प्राइस पर खरीदते थे क्योंकि इनको जमीनों पे हक मिल गया, ठीक है, वॉर्स की वजह से। अब उस कॉटन से ये लोग जो शर्ट बनाते थे वो होती थी इंफीरियर क्वालिटी की। इनका मशीन मेड क्लोथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इंडियन क्लोथ से तो काफी बेकार क्वालिटी का था, बट उसको इंपोर्टेड ब्रांड का नाम देके ये लोग हाई प्राइस में इंडियंस को ही बेचते थे। तो दोनों तरह से इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। सो वी कैन सी दैट इंडिया वॉज independent earlier, but it was now dependent under the British. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful मतलब cheating वाले practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. इंडिया में लोग इंडियन क्लोथ ना खरीदे, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने बहुत ही कड़क कानून बना दिए क्योंकि पावर उनके हाथ में था। और उन कानूनों की वजह से, उन कस्टम ड्यूटीज की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड completely. The Indian artists जो थे इंडिया के artisans, they became poor and unemployed. The company forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period, and if he refused, he would be punished by lashed or jailed.
ये जो वीवर्स थे, जो कॉटन वीविंग का काम करते थे, इनको कंपनी ने फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे पेड सर्वेंट्स की तरह रख दिया। पहले ये इंडिपेंडेंटली क्लॉथ बनाते थे, अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लॉथ बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वो भी एक फिक्स टाइम में और फिक्स सैलरी पे। अगर वीवर बोले नहीं मैंने ज्यादा काम किया है, मुझे ज्यादा पैसे दो, तो उनको फाइन भरनी पड़ती थी और कई बार तो चाबुक से मारा जाता था। चाबुक यानी लैशिंग। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they became dependent and poor. So पूरा कंट्री ही जो पहले सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस था वो पुअर हो गया। ठीक है, अब ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक अच्छी बात हुई कि फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड। Mumbai to Thane started in 1853. So this was a positive economic impact of British rule. तो स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ गए हैं ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इम्पैक्ट, करेक्ट। अब अपने देखते हैं सोशल इम्पैक्ट। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये सोशल इम्पैक्ट है। अब इसमें सोशल इंपैक्ट में देखिए क्या है। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, इक्वालिटी, was born in India। तो ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, इक्वालिटी, ये सब चीजें इंडियंस में आ गई। सो वी कैन से एबॉलिशन ऑफ सर्टेन सिस्टम्स। सबसे पहले तो सती सिस्टम, दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है एक छोटी बच्ची को जो पैदा हुई है उसको दूध में डुबा देना ताकि वो अगले जन्म में फिर से बेटा बन के जन्म ले। ऐसी ऐसी सोचें होती थी इंडिया में। लड़कियों को पैदा होते ही दूध में डुबा के मार दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ने ये बैन करवाया। सो इट वॉज अ गुड स्टेप। थर्ड है चाइल्ड मैरिज, दैट वॉज ऑल्सो बैन्ड। इसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होता था कि चाइल्ड मैरिजेस में एक तरह से लड़के और लड़कियों को मैरिज का मतलब तक पता नहीं होता था और उनकी शादी हो जाती थी। और उसमें भी फिर प्रॉब्लम क्या होता था, सपोज अगर लड़का जल्दी मर जाए तो छोटी सी बच्ची को सती करते थे। बच्चों के मरने की टेंडेंसी होती है और उस जमाने में तो ज्यादा होती थी क्योंकि वैक्सीन नहीं होते थे, बच्चों में इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो उस जमाने में विद द लैक ऑफ वैक्सीन एंड विद लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चों का डेथ रेट काफी हाई होता था। अभी आप सोचिए 11 साल का लड़का और 6 या 7 साल की लड़की की शादी हो, 1 या 2 साल में अगर लड़का मर गया, लड़की को, छोटी सी बच्ची को, 8-9 साल की बच्ची को जला देते थे। सो दिस वॉज अ इविल। ये ब्रिटिशर्स ने बैन करवाया। चाइल्ड मैरिजेस को ही बैन करवाया क्योंकि एडल्ट होने तक हम में इम्यूनिटी आ जाती है और समझदारी भी आ जाती है। एक एडल्ट इंसान अपने मैरिज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। लड़के और लड़कियों में समझदारी आ जाती है। तो ये ब्रिटिशर्स ने चाइल्ड मैरिज बैन किया। सो इट वॉज अगेन अ गुड स्टेप। इसमें हमारे मेन स्टालवर्ट्स, इंडियन रिफॉर्मर्स, जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया,
इसमें है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बैराम जी मलबारी, स्टूडेंट्स यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो भी उस टाइम पर रिफॉर्मर थे. ऑल्सो स्वामी विवेकानंद वॉज ऑल्सो देयर. दैट नेम इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. As the British framework in India was anglicized, anglicized का मतलब English education was promoted, खास करके लॉर्ड मैकले की वजह से. इसमें चार्ल्स वुड की वजह से ये इंडियन यूनिवर्सिटीज were started in Mumbai, कलकत्ता एंड मद्रास. ये 3 जगह पर इंडियन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और ये लॉर्ड मैकले की हेल्प से, ये ब्रिटिशर्स थे चार्ल्स वुड, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और उसी तरह की यूनिवर्सिटीज इंडिया में स्टार्ट हुई इन मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास. सो होल क्लास, ये कोलकाता लिखिएगा स्टूडेंट्स, ये कलकत्ता पुराना नाम है. एक्चुअली मद्रास का भी नया नाम चेन्नई है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो नाम लिखा है वही लिखना जरूरी है. मुंबई को उस टाइम पे बॉम्बे कहते थे. मुंबई वॉज कॉल्ड बॉम्बे, कोलकाता वॉज कॉल्ड कैलकटा एंड चेन्नई वॉज कॉल्ड मद्रास. लेकिन टेक्स्ट बुक में ये 3 नाम है, तो हम यही लिखते हैं. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education, and with the passage of time, this group made demands for social reforms and gave a momentum to the process of reforms in our country. So, we can say that indirectly, कंपनी ने ये सारे रिफॉर्म्स खुद के लिए किए थे. कंपनी का एक ही फायदा था इसमें कि कंपनी को ये चाहिए था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स जैसे बन जाए. लेकिन कंपनी के इस मोटिव के पीछे फायदा इंडियंस का ही हुआ. कंपनी ने यह सोचा कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को क्रिश्चियंस बना देंगे ये पॉलिसीज फॉलो करवा के. लेकिन इंडियंस ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं किया स्टूडेंट्स. इंडियंस रिमेन्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, लेकिन उन्होंने इन चीजों को अडॉप्ट किया. तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक नया बर्थ हुआ एक नए हिंदू और मुस्लिम कल्चर का, जिसमें ये सारे इविल इफेक्ट्स नहीं थे. तो ये एक अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और एसएस पढ़ा रहा हूं. आप लोग जो पूरे बुक्स पढ़ते हो, पूरा जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये पूरा इंग्लिश एजुकेशन ये ब्रिटिशर्स की वजह से था. ठीक है, अगर ये नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो शायद आज भी आप लोग ये जीन्स टी शर्ट ये सब नहीं पहन रहे होते. रामायण महाभारत देखा होगा लॉकडाउन में, उस तरह के कपड़े पहन के आते क्लासेस में. ठीक है, और मैं आप लोगों को क्लासेस में नहीं, किसी पेड़ के नीचे अशोक सर नहीं अशोक आचार्य पढ़ा रहा होता. सो all this has been abolished, and it is good it has been abolished. I like being called Ashok sir. I don't like being called Ashok Acharya at all. तो ये अच्छी बातें हैं, social impacts जो ब्रिटिश रूल की वजह से हुए. So please note down this and please don't make any mistakes. Okay? Note down this. टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, लेकिन पैराग्राफ में दी हुई है. आप ऐसे नोट डाउन करोगे तो ये आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा.
Now students, I will discuss some of the important question answers of this chapter. Now the first answer, just a minute students. Europeans felt the need to discover a new sea route to India. Explain the statement. तो ये why did the Europeans feel the need? तो आप बताइए स्टूडेंट्स. Europeans felt the need. इसके रीजंस क्या थे? सबसे पहला रीजन था कि they had to purchase tea, स्पाइसेस एंड कॉटन. ये इंडिया का इंपॉर्टेंट इनको चाहिए था. सेकेंड रीजन था लैंड रूट वॉज क्लोज्ड ड्यू टू कॉन्करिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स. ठीक है. और थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, द किंग्स ऑफ यूरोप wanted the trade with India to continue. तो किंग्स जो थे यूरोप के, उनको ही चाहिए था इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू होता रहे. And that is why they had to find the new sea route to India. So these are the three reasons, right? ये पूरा आंसर मैंने नहीं लिखा है, आपको ये आंसर को एलेबोरेट करना है. या तो आप नोट्स में से एलेबोरेट आंसर लिखो या फिर आप टेक्स्ट बुक में से भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये रीजंस आपको लिखने हैं. इसमें जो ब्रीफली आंसर्स है, यू हैव टू राइट 3 to 4 पॉइंट्स. व्हाट रिफॉर्म्स डिड डेलाउसी ब्रिंग अबाउट? तो ये आंसर 2 है, डेलाउसीज रिफॉर्म्स. अगेन स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग ये मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आपको आंसर पूरा पैराग्राफ में फॉर्म करके पॉइंट वाइज लिखना है. 3 to 4 पॉइंट्स बना के आप नोट्स में से भी लिख सकते हो. Dalhousie's reforms. Now see students, the first reform that he did, it is given here. The first railway line between Mumbai and Thane in 1853. Second, wireless system between India and England. Third, establishment of Public Works Department (PWD) in our country. And fourth, English education. This was also introduced by him. And other than that, law to ban child marriage and advocate widow remarriage. So students,
ये 5 चीजें डेलहाउसी के रिफॉर्म्स है। सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ इन 1853, सेकंड वायरलेस सिस्टम, थर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट किया एंड चाइल्ड मैरिज बैन करके विडो रीमैरिज इंडिया में स्टार्ट कर दिया। थर्ड है व्हाट वर द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये आंसर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर ऑलरेडी दिए हुए पेज नंबर 6 पर, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं बट यू कैन राइट इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, पेज नंबर 6 येलो बॉक्स। And answer 4, which states were annexed under Dalhousie's policy of annexation? So this you can write from chart on page number 7. करेक्ट। ये जो चार्ट में जो स्टेट्स के नाम दिए हैं वो सिर्फ नाम आपको लिखने हैं जो भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन से एनेक्स हुए। फिर क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, information about Battle of Plassey. So question 2, answer 1, give a brief information about the Battle of Plassey. तो यहां पे आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा बैटल ऑफ प्लासी का। सबसे पहले आपको ये बैटल ऑफ प्लासी was fought on 23rd June 1757 AD एंड इसमें क्या रीजंस थे तो ये आपको लिखने पड़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस, तो ये फर्स्ट रीजन। तो स्टूडेंट्स ये 3 रीजन है बैटल ऑफ प्लासी के। पहला तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट्रेस बिल्ड किया था विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, ये नाम इधर लिखना है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड दैट फोर्ट्रेस, और ये न्यूज तब रॉबर्ट क्लाइव को मिली तो ही केम विद अ स्मॉल आर्मी फ्रॉम मद्रास। अब इसमें इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या हुई थी,
conspiracy was planned between Robert Clive, Mir Jafar and Seth Amichand to betray the Nawab. Okay, result of revolt, the British won the Battle of Plassey and got the right to collect revenue in Bengal. Correct? So इसमें the Britishers won the Battle of Plassey and they also got the right to collect revenue in Bengal. तो ये पूरा आंसर है, यहां से आपको लिखना है और यहां तक आंसर है, ये प्लीज लिख लीजिए आप लोग. इसमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी. मीर जाफर was made Nawab of Bengal. Correct? अब स्टूडेंट्स इसके बाद के जो दो आंसर्स है, आंसर 2 और आंसर 3, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट और सोशल इंपैक्ट. तो ये दोनों आंसर स्टूडेंट्स जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले, आपने जो नोट डाउन किया उसमें से भी आप लिख सकते हो या फिर आप टेक्स्ट बुक में से भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो. राइट, यू कैन राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 and 8. पेज नंबर 7 पे इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द कंपनी है और पेज नंबर 8 पे सोशल इंपैक्ट्स है. तो 7 और 8 पेज पे ये दोनों आंसर दिए हुए, आंसर 2 and 3. या फिर आप मेरे चार्ट में से भी लिख सकते हो जो पहले मैंने आपको बनवाया था. नाउ वी आर गोइंग टू द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, एमसीक्यूज. Who discovered the sea route to India? So, question 4, answer 1 is C, that is Vasco da Gama. He discovered the sea route to India. During whose tenure was the PWD established? So, answer 2 is B, during the rule of Dalhousie. Till which of the following statement is false? So here C is false. A, B और D ट्रू है, C फॉल्स है. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो बैटल ऑफ बक्सर में राइट्स मिले थे. फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, A, he was the first governor general. And with whom did the British fight the third Mysore war? Third Mysore war, it was with Tipu Sultan. So A. Correct? So these are the 5 MCQ answers given in question 4. इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरे भी एक्स्ट्रा आंसर्स है जो नोट्स में दिए हुए हैं और आपको एग्जाम के लिए वो भी लर्न करने पड़ेंगे. खाली इतने आंसर्स से चैप्टर नहीं होता है. You will have to learn the other answers also from the notes. But these are the textbook solutions which I have discussed today. Right? So see you in the next lecture, students. Goodbye.